विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हम पैमाने के समान प्रतिफल पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पैमाने के वर्धमान प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। पैमाने के समान प्रतिफल में हमने बताया था कि जिस प्रकार से जिस अनुपात में हम साधन बदलते हैं, उत्पत्ति की मात्रा भी उसी अनुपात में बदल जाती है और उस स्थिति में LAC और LMC दोनों ही समान और स्थिर बनी रहती है, यानी एक अक्ष के क्षैतिज होती है। अब पैमाने के वर्धमान प्रतिफल में उत्पत्ति की मात्रा की वृद्धि साधनों की आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है, यानी उत्पादन के प्रत्येक साधन में अगर हम 10% वृद्धि करें तो उत्पत्ति 10% से अधिक प्राप्त होती है। तो उस दशा को हम पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की दशा कहते हैं। इस दशा में साधन मूल्यों के दिए हुए होने पर, यानी साधन मूल्य स्थिर रहेंगे, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत दोनों ही घटती है। इसको भी हम सारणी के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि पूर्व में हमने सारणी ली थी, उसी प्रकार की सारणी ले रहा हूं मैं। इस सारणी के जो अंतिम 2 कॉलम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। स्थिति 2 में स्थिति 1 की तुलना में साधनों में तो 100% वृद्धि होती है ना। हम देख रहे हैं कि साधनों में 100% वृद्धि हो रही है। ये स्थिति 1 की तुलना में स्थिति 2 में यहाँ 100% वृद्धि हो रही है, तथा उत्पत्ति की मात्रा में 200 वृद्धि हो रही है। ये 200 वृद्धि कैसे आई देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां परिवर्तन कितना हुआ है 2 का, तो 2/1 × 100 = 200। तो ये 200 इस प्रकार से आया है। इसी प्रकार से ये 300% वृद्धि कैसे हुई है उत्पत्ति में, आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि साधनों में प्रतिशत तो 100% ही परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ परिवर्तन कितना हुआ है, 3 से 12 हो गया, यानी 9 का परिवर्तन हुआ है। तो 9 बटा प्रारंभिक उत्पत्ति की मात्रा 3 × 100 = 300। 3 तिया 9 और × 100 हो गया 300। इसी प्रकार से आगे आप देखिए ये 83.3 है। तो 83.3 कैसे आया, यहां कितना परिवर्तन हुआ है 10 का, तो 10 बटा 12 × 100 = कितना आ जाएगा, 1000 में 12 का भाग देना है तो आ जाएगा 83.3, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से साधनों में जो है वृद्धि 100% होती है, तो उत्पत्ति की मात्रा में 200% वृद्धि हो रही है। उसके बाद में साधनों में फिर 100% वृद्धि होती है, तो उत्पत्ति में वृद्धि 300% हो रही है। फिर साधनों में 50% वृद्धि होती है, तो उत्पत्ति में 83.3% वृद्धि हो रही है। यानी इस सारणी में सर्वत्र पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की स्थिति हमें स्पष्ट होती है। हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक बार आनुपातिक रूप में या प्रतिशतों में ही परिवर्तन मापे गए हैं। यहाँ उत्पत्ति के निरपेक्ष सीमांत परिवर्तनों जैसे 2, 9 व 10 की सहायता से सीधा निष्कर्ष निकालना भ्रमात्मक हो सकता है, गलत हो सकता है, इसलिए हम प्रतिशत के रूप में ही देखते हैं। अब मान लीजिए जो स्थिति 4 है ना, मैं कुल उत्पत्ति 22 की बजाय अगर 21 हो जाती, तो स्थिति 3 की तुलना में उत्पत्ति का निरपेक्ष परिवर्तन जो है वो हो जाता 21 - 12 = 9 इकाई होता। जो स्थिति 2 से स्थिति 3 तक, स्थिति 2 में भी 12 - 3 = 9 होता, और अगर हम 22 की जगह 21 लेते तो 21 - 12 बराबर भी 9 हो जाता। तो उस दशा में पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति हो सकती थी, या उनके समान प्रतिफल का हमें भ्रम हो सकता था, जबकि वास्तव में यहाँ पर वर्धमान प्रतिफल की स्थिति है ना। क्योंकि यहाँ भी उत्पत्ति का प्रतिशत परिवर्तन 75% ही होता जब हम 12 से 9 पर आते, और 100% की वृद्धि होती, तो जो साधनों के 50% परिवर्तन से अधिक ही होता, यानी वर्धमान प्रतिफल की स्थिति ही हमें प्राप्त होती। लेकिन हमें एक भ्रम हो जाता है, इसलिए हमें उत्पत्ति के जो आनुपातिक परिवर्तन पर ही विचार करना होगा, न कि उनके निरपेक्ष परिवर्तनों पर। अब हम पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को लागतों के माध्यम से भी समझा सकते हैं। ये लागतों को देखिए आप, जो समान प्रतिफल में हमने उदाहरण लिया था उसी के प्रकार से यहाँ पर उदाहरण लिया है। यहाँ भी श्रम व पूंजी की प्रति इकाई लागत 1 रुपया ही मानी गई है, और इस सारणी में औसत लागत घटती हुई है और सीमांत लागत भी घटती हुई है। औसत लागत से सीमांत लागत जो है सीमांत लागत औसत लागत से कम है। देखिए प्रारंभ में
जो है ये 1 + 1 लेते हैं तो उत्पत्ति की मात्रा 1 आ जाती है ना। तो यहाँ 1 + 1 तो ये 2 हो गई कुल लागत, बिल्कुल वैसी ये 2 + 2 तो 4 हो गई, 4 + 4 8, 6 + 6 12 हो गई। अब औसत लागत मैंने बताया था आपको जो है क्या हो जाएगी, TC/Q, यानी इसमें इसका भाग देना है। 2 में 1 का भाग दिया तो 2, 4 में 3 का भाग दिया तो 4/3, 8 में 12 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा 8/12, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2/3। 2/3 को अगर हम चाहें तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं परिवर्तित करके, और फिर हो जाएगा 12/22। 12/22 का मतलब 6/11। तो इस प्रकार से औसत लागत देखिए निरंतर ही जो है घटती हुई है। और सीमांत लागत मैंने बताया था डेल्टा LTC/डेल्टा Q, यानी उत्पत्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन आ रहा है। प्रारंभ में इससे पूर्व 0 है, इसलिए 2/1 बराबर 2 आ जाएगी। फिर यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है 2 का, और यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है 2 का, तो 2/2 = 1। फिर यहाँ परिवर्तन हुआ है 4 का, और यहाँ परिवर्तन हुआ है 9 का, तो हो जाएगा 4/9। फिर यहाँ परिवर्तन हुआ है 4 का, और यहाँ जो है उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन हुआ है 10 का, तो 4/10 = 2/5। यहाँ 2/5 ले लिया है। और यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो सीमांत लागत है वो औसत लागत से कम है। यहाँ बराबर से शुरू होती है, यहाँ 4/1 जो है ना, औसत लागत 4/3 जो है ग्रेटर देन है 1 से, 1 से ज़्यादा है। यहाँ 2/3 ग्रेटर देन है 4/9 से, और ये 6/11 ज़्यादा है 2/5 से। यानी प्रत्येक बिंदु पर औसत लागत सीमांत लागत से ज़्यादा बनी रहती है। औसत लागत निकालने के लिए मैंने बता दिया किस प्रकार से निकालना है, सीमांत लागत भी किस प्रकार से निकालनी है। तो इस प्रकार से हम लागतों के माध्यम से भी ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है औसत लागत और सीमांत लागत में परिवर्तन होते हैं। औसत लागत सीमांत लागत से ज़्यादा बनी रहती है वर्तमान प्रतिफल के नियम में। इसी को अगर हम रेखा चित्र पर लें तो हम रेखा चित्र पर इस प्रकार से देख सकते हैं, ये देखिए दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत, ये दोनों ही घटती हुई है। जैसा कि सारणी में था 2 से घटते हुए 6/11 तक आ गई थी औसत लागत, और सीमांत लागत 2 से घटते हुए 2/5 तक आ गई थी। ये घटती हुई है तो ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ वक्र है। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक बिंदु पर LAC LMC से ज्यादा है, औसत लागत सीमांत लागत से ज्यादा होती है, इसलिए औसत लागत वक्र सीमांत लागत वक्र से ऊपर बना रहता है। अब हम समोत्पत्ति वक्रों के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं वर्तमान प्रतिफल को। ये समोत्पत्ति वक्रों की स्थिति है ना। इसमें 4 समोत्पत्ति वक्र हमने लिए हैं जो 10 इकाई, 20 इकाई, 30 इकाई और 40 इकाई उत्पत्ति की मात्रा को दर्शाते हैं। OM पैमाने की एक सरल रेखा स्केल लाइन हमने ली है, क्योंकि x व y साधनों के सापेक्ष मूल्य यहाँ पर स्थिर रहते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें देखें तो देखने से पता चलेगा कि जो OA दूरी है ना, AB से ले लेते हैं हम, AB जो दूरी है, ये दूरी जो है BC की तुलना में ज्यादा है, तो AB दूरी ग्रेटर देन BC, और जो BC दूरी है ये CD दूरी से ज्यादा है, तो BC ग्रेटर देन CD। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमें अधिक माल उत्पन्न करना है, यानी 10 इकाई A पर हो रहा है, B पर 20 इकाई, C पर 30 इकाई और D पर 40 इकाई, तो हमें साधन भी कम मात्रा में लेने। देखिए जब 10 इकाई माल उत्पन्न करने के लिए हम 4x और 4y ले रहे हैं, जबकि 20 इकाई माल उत्पन्न करने के लिए 7x और 7y ले रहे हैं, यानी 4 का दुगना नहीं कर रहे हैं 8, जबकि उत्पादन दुगना हो रहा है। तो उत्पादन दुगना करने के लिए हमें दुगने से कम साधनों की जरूरत होती है। जब हम 20 से 30 इकाई पर जाते हैं, यानी 50% माल उत्पन्न करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें 9 साधन x के और 9 साधन y के ही चाहिए, जबकि समान प्रतिफल की स्थिति में हमें यहाँ 10 से ज्यादा साधन की आवश्यकता होती है। तो साधनों को कम अनुपात में बढ़ाने पर उत्पत्ति उनसे ज्यादा अनुपात में बढ़ रही है। अब इसी प्रकार से 30 से 40 पर आते हैं,
है ना, तो हमें साधन 10.5 ही बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो इनके बीच की दूरी घट रही है, यानी उत्पत्ति दुगनी करने के लिए या उत्पत्ति बढ़ाने के लिए हमें साधन उत्पत्ति की तुलना में कम अनुपात में बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने समोत्पत्ति वक्रों के माध्यम से भी हम ये देख सकते हैं कि दर्शा सकते हैं कि उत्पत्ति के वर्धमान प्रतिफल किस प्रकार से होते हैं। अब पैमाने के जो वर्धमान प्रतिफल है वो लागू होते हैं, तो उनके क्या कारण है ना, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण ये लागू होते हैं। प्रोफेसर स्टिगलर ने इनके कई कारण बताए हैं, जिनमें से प्रमुख कारण हम लेंगे। सबसे पहला कारण है कि अतिरिक्त क्षमता। एक अतिरिक्त क्षमता होती है, एक्सेस कैपेसिटी होती है उद्योग के पास, जिसे टाला नहीं जा सकता, है ना। जैसे हम मान लें कि एक रेल मार्ग में एक सुरंग का निर्माण किया गया है जो एक दिए हुए ट्रैफिक के लिए आवश्यक मानी गई है, लेकिन वह सुरंग दुगना ट्रैफिक भी संचालित कर सकती है। तो यहाँ पर नहीं टाली जा सकने वाली वो अतिरिक्त क्षमता है पर बल दिया गया है, जिसके कारण वर्धमान प्रतिफल मिलते हैं। मान लीजिए एक ट्रैक है जिस पर 2 ट्रेनें चलानी है, लेकिन बाद में हम उस पर 4 भी चला सकते हैं, 5 भी चला सकते हैं। तो ये जो अतिरिक्त क्षमता विद्यमान रहती है, इस अतिरिक्त क्षमता के कारण ही पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। दूसरा है कि कई साधनों की इकाई जब अपेक्षाकृत हम बड़े पैमाने पर खरीदते हैं तो वो हमें सस्ती मिलती है। बड़े सौदों में कटौतियों व कमीशन भी अधिक मिलते हैं। उपकरण व साज सामान बड़े आकार में काफ़ी सस्ते प्राप्त होते हैं। यानी बाजार से अगर एक तो हम पाव सब्जी खरीदने के लिए जाएं तो वो सब्जी हमें महंगी पड़ सकती है, लेकिन जब हम उन्हें मंडी में जाते हैं और मान लीजिए पाव की बजाय हम 50 किलो खरीदते हैं तो वो सस्ती पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में साधनों को जब हम बड़े पैमाने पर खरीदते हैं तो वो साधन हमें सस्ते मिलते हैं, और सस्ते साधनों के कारण पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की स्थिति आती है, यानी लागतें कम लगती है और उत्पादन की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर है कि उत्पादन का पैमाना जब बढ़ता है तो उससे अधिक विशिष्ट प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, यानी विशिष्टीकरण अपनाया जाता है। श्रमिक एक छोटा सा कार्य करने में अधिक दक्ष हो जाता है और एक विशिष्ट इकाई या विशिष्ट कार्य के लिए एक पृथक मशीन का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से पैमाने की किफायतें विशिष्टीकरण के कारण बढ़ जाती है। विशिष्टीकरण देखना हो तो आप बड़ी फैक्ट्रियों में देखिए, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ एक व्यक्ति एक ही काम करता है। आप हीरो होंडा की कंपनी में या उसके उद्योग में, फर्म में जाएंगे तो देखेंगे कि एक आदमी हैंडल कस रहा है तो वो हैंडल ही कसेगा, एक आदमी जब टायर लगा रहा है तो वो टायर ही लगाएगा, एक आदमी सिर्फ नट कस रहा है हैंडल का तो वो नट ही कसेगा। तो इस प्रकार से विशिष्टीकरण हो जाता है तो वो काम तेजी से होता है, जिसके कारण लागतें घट जाती है। और फिर ये पैमाने की बचतें, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है ना। कई बार ये देखा जाता है कि जब हम एक फर्म का उत्पत्ति का पैमाना बढ़ता है तो उसे अनेक प्रकार की किफायतें भी मिलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण भी वर्धमान प्रतिफल प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ये किफायतें आंतरिक और बाहरी 2 प्रकार की हो सकती है। आंतरिक किफायतें जो है वो एक फर्म को अपने आंतरिक संगठन के परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होती है, और बाहरी किफायतें सभी फर्मों को समान रूप से प्राप्त होती है। जैसे बाहरी के रूप में मान लीजिए कहीं पर एक फैक्ट्री लगी, 2 फैक्ट्री लगी, सरकार ने वहाँ पर बिजली की व्यवस्था कर दी, वहाँ सड़क की व्यवस्था कर दी, तो परिवहन की व्यवस्था हो गई, ऊर्जा की व्यवस्था हो गई, तो ये सभी फर्मों को समान रूप से मिलती है, इसलिए हम इसे बाहरी बचतें कहते हैं, जिससे इनकी लागतें पर घटने का प्रभाव आता है। परिवहन, बैंकिंग, अनुसंधान आदि जो है उसके लाभ एक उद्योग की सभी फर्मों को प्राप्त होते हैं। तो ये बाहरी किफायतों में आते हैं। मरम्मत की सुविधा, व्यर्थ पदार्थों का इकट्ठा उपयोग आदि भी इसी श्रेणी में आ सकते हैं। आंतरिक किफायतें भी कई प्रकार की होती है। इसका संबंध मशीनरी के आकार, पूंजी, श्रम विभाजन, प्रबंध, बिक्री, विज्ञापन आदि से हो सकता है। एक सामान्य से अनुभव की बात है कि दुगने आकार की जो मशीन होती है वो दुगने से भी अधिक उत्पादन कर पाती है। अधिक पूंजी अपेक्षाकृत कम लागत पर जुटाई जा सकती है। श्रम विभाजन के आधार पर श्रमिकों की अधिक कार्यकुशलता व दक्षता से काम लिया जा सकता है। और अगर विभागीय प्रबंध व सामान्य प्रबंध में समन्वय है तो ऐसी स्थिति में प्रबंध की कार्यकुशलता बढ़ती है। तो दुगने माल की बिक्री के लिए विज्ञापन आदि पर भी दुगना व्यय नहीं करना पड़ता है। तो ये सब आंतरिक किफायतें हैं, है ना। इन आंतरिक किफायतों के कारण ही पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल उस समय उत्पन्न होते हैं जब उत्पत्ति को दुगना करने के लिए प्रत्येक साधन को, चाहे वो श्रम है, चाहे पूंजी है, चाहे कुछ भी है,
प्रत्येक साधन को दुगना करने की आवश्यकता हमें नहीं होती है, अथवा साधनों को अगर हम दुगना कर दें तो उत्पत्ति हमें दुगने से भी ज्यादा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आज हमने पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों का अध्ययन किया है।